चलो नया चैप्टर है कैपेसिटेंस, हेडिंग दो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस से सवाल हर साल आता है और अच्छा सवाल आता है ना, बढ़िया सवाल होते हैं और इसके क्वेश्चंस के होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है अगर तुम्हें सारी चीजें लगभग लगभग याद है। इसके फॉर्मूले भी अगर तुम्हें ढंग से याद है तो तुम इसके क्वेश्चंस कर लोगे। और वेटेज की बात करूं तो वेटेज में हर एक पेपर में एक सवाल लगभग लगभग देखने को मिल जाता है, मतलब ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि एक क्वेश्चन दिखेगा ही सर कैपेसिटेंस से। हालांकि थोड़ा ऐसा हो सकता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को मिला करके पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इनका मिक्स क्वेश्चन हो सकता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही बहुत ज्यादा वेटेज है, तो एक दो सवाल हो सकता है कैपेसिटेंस से मिला करके पूछ ले। कैपेसिटेंस पहले समझो होता क्या है। इसे अगर ऐसे देखो कि सर कैपेसिटेंस रियल लाइफ में, इसको हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है बच्चों जानते हो? कंडेंसर, है ना, जैसे पंखे वगैरह में यूज होता है ना। हाँ कैपेसिटर, ठीक है, एक और नाम क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इसका नाम इसीलिए है ऐसा, जैसा नाम वैसा काम, कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटी होगी किसी ना किसी चीज की, है ना, तो इसको सिंपली क्या कहते हैं, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को थोड़ा और डिटेल में समझो कि सर होता क्या है, लेकिन चलो उसको समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताना चाहूंगा। नहीं ऐसा नहीं, ये ठीक है, इससे समझ जाओ। ये मैंने कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी ले लिया, ठीक है, और इस कंटिन्यूअस बॉडी में बहुत सारे चार्ज मैंने छोड़ दिए, बहुत सारे चार्जेस जो है यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दिए। अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे ये बताओ सिग्मा कहाँ ज्यादा होगा, जो चार्ज डेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा होगी। अगर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कहाँ पे आपका सिग्मा ज्यादा होगा, मुझे ये बताओ। शार्प कॉर्नर पे, कहाँ पे ज्यादा होगा, शार्प कॉर्नर पे। ये कैसे बता रहे हैं, क्योंकि सर सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा कम, वहां पे उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। अच्छा तो यानी कि अगर ढंग से समझते चलना कैसे कैपेसिटेंस की कहानी बनती जा रही है, ठीक है। तो जहां पे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे। अच्छा अब जहां पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज है वहां पे क्या होगा, सर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बच्चों, सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। और सबसे कम की बात करें ये आपका ई मैक्स है, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम यहां कहीं किसी भी हो सकता है जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो सिग्मा आपका कम होगा और उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका मिनिमम होगा। अब इसके चारों ओर जो सराउंडिंग है उन सराउंडिंग को मैं नाम दे रहा हूं इंसुलेटिंग सराउंडिंग, ठीक है। जो सराउंडिंग है वो पूरा इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग से क्या होगा सर बच्चों, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सा चार्ज पहले टूटेगा, इधर वाला या इधर वाला, क्यों इधर वाला क्यों टूटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है सर तो इधर वाला ज्यादा जल्दी टूटेगा आपका। अब समझो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हमारा टूटना शुरू हुआ, ये चार्ज टूटना शुरू हुआ, पॉजिटिव वाला इधर की तरफ भागेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, और नेगेटिव वाला इधर की तरफ भागेगा। मतलब एक तरीके से फ्लो ऑफ चार्ज, आपका चार्ज का फ्लो बन के आ गया। अच्छा तो ये जो इंसुलेटिंग मीडियम था अब ये कैसा बिहेव करने लग जाएगा, कंडक्टिंग। कैसा बिहेव करने लग जाएगा, कंडक्टिंग। समझ रहे हो, चीजों को ढंग से समझते जाओ। ये मैंने क्या लिया, कोई मेटल ले लिया, है ना, कोई मेटल ले लिया, कोई कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर के सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, चार्ज जमा हो जाते हैं, ठीक है। और जहां पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है वहां पे सबसे ज्यादा चार्ज जमा होगा, और जहां पे सबसे ज्यादा चार्ज जमा हुआ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसके आसपास कैसी बॉडी है, इंसुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वहां पे आपका चार्ज टूटना शुरू होगा, और जहां से चार्ज टूटना शुरू हुआ तो चार्ज जैसे टूट गया, चार्ज आराम से फ्लो हो सकता है, तो पूरी की पूरी जो सराउंडिंग है वो कैसी बन जाएगी, कंडक्टिंग। पूरी की पूरी सराउंडिंग कैसे बन जाएगी,
कंडक्टिंग। समझ गए बात को? तो कैपेसिटेंस यहीं से निकल के आ रहा है बच्चों, जो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो कि अच्छा सर बेसिकली कंडक्टर्स, मेटल कह लो या कंडक्टर कह लो, कंडक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि वो बहुत सारे चार्ज को स्टोर कर सके और स्टोर करके आसपास के इंसुलेटिंग मीडियम को क्या करें, कंडक्टिंग करें। ठीक है, एक छोटी सी बात लिख लो, इस डायग्राम को बनाओ और एक छोटी सी बात लिखो। एक दो डेफिनेशन लिखवा देता हूं जो कि सही रहेगा तुम्हारे लिए, नोट करो, लिख लो, 2 पॉइंट लिख लो। एक काम करता हूं मैं यहां लिख ही देता हूं, 2 पॉइंट यहां पे लिख लो। सबसे पहला चीज, जो बातें मैंने बोली उसी बात को मैं यहां लिख देता हूं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड reaches at value of the value of dielectric strength then molecules of dielectric बोलूं या इंसुलेटर बोलूं, बात वही है, ठीक है। molecules of dielectric या फिर इंसुलेटर मीडियम स्टार्ट्स टू ब्रेक। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which dielectric medium डाइलेक्ट्रिक बोलूं या इंसुलेटिंग बोलूं, बात सेम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम starts behaving like a conductor is known as dielectric strength, या फिर कह लो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। चीजें क्लियर हो गई है ना? जो बातें मैंने यहाँ आपको बोली वही बातें मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई क्या चीजें होंगी, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका छोटा है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर रहेगी तो अपने इंसुलेटिंग सराउंडिंग को क्या करेगी, वो कंडक्टिंग बना देगी। और जिस वैल्यू पे कंडक्टिंग बनेगा उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह लो। समझ गए बात को? ठीक है सर, इसको नोट करोगे और नोट कर लिया है तो नेक्स्ट चीज लिखोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। नोट कर रहे हो? करो नोट। नेक्स्ट हेडिंग देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। फटाफट नोट कर लो, हो गया? ब्रेक डाउन वोल्टेज समझना इस बात को भी ढंग से। ये जो हमारे पास कैपेसिटर था, सॉरी कैपेसिटर नहीं, जो कंडक्टर था आपके पास है ना, इस तरीके जो भी कंडक्टर था, ठीक है। अब बच्चों इस कंडक्टर में हो क्या रहा होगा सर? सबसे पहली चीज, अच्छा चलो मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, है ना। पहले मैं पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ। देखो पॉजिटिव वाले को हम लोग हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर की तरफ है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं,
मॉलिक्यूल्स तो टूटेंगे सर, तो पॉजिटिव वाला जो है वो जाएगा इधर की तरफ और जो नेगेटिव वाला है वो जाएगा इधर की तरफ, है ना। तो कह सकते हो सर एक तरीके से पोलैरिटी डेवलप हो गई, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव वाले को इधर की तरफ लेके जा रहा है, ये पॉजिटिव वाला है, और नेगेटिव वाला किधर जा रहा है बच्चों, नेगेटिव वाला आपका इधर की तरफ जा रहा है। तो यहां से आपको दिख रहा है सर इधर की तरफ जो पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल कम होता चला जाएगा और सराउंडिंग की तरफ पोटेंशियल क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया। अब समझो वो पोटेंशियल जिसपे दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे उस पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहेंगे। समझ गए, लिखवा दो, नोट करो इसको, फिगर बनाओ। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, कहां से चीजें शुरू हुई हैं। मेन तो कैपेसिटर होता क्या है थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, इस बात को लिख लो। पोटेंशियल ऑफ मेटल, पोटेंशियल ऑफ मेटल at which its insulating surrounding starts to behave like a conductor is known as breakdown voltage, देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि ज्यादा विजुलाइज ना कर पाओ, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना, पूरा चैप्टर जब धीरे धीरे करके करोगे तो क्लियर हो जाएगा और इससे क्वेश्चंस भी बनने लग जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन थोड़े कम बने, लेकिन जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब तो सारे बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। हो गया नोट यहाँ तक। तो यहां से तुम्हें दो बातें समझ में आ गई सर कि ठीक है कि अपने आसपास के जो मीडियम है उसको अगर मुझे सराउंडिंग को अगर मुझे कंडक्टिंग बनाना है तो कंडक्टिंग बनाने के लिए कहीं ना कहीं दो चीजें डिपेंड कर रही है। सबसे पहली चीज तो सर क्यू, है ना। आप चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, जल्दी आपका कंडक्टिंग बनेगा। दूसरी चीज पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही जल्दी क्या होगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो बातें हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं कर लेता हूं, कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं ना, किसके पास, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो एक नॉर्मल सा एक सिंपल सा बात लिख लो, छोटा सा सवाल लिख लो, which has more capacitance। अभी थोड़ा ना फंडा तुम्हारा ऑल खुल के आ जाएगा, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाओ। फिगर सही बना है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हाँ ठीक है, एक इस तरीके का बन गया और एक बिल्कुल यूनिफॉर्म है। आपको बताना है किस पे कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, बताना है। क्यों फर्स्ट वाले पे? मुझे लगा था तुम लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं हुए, क्या बात। हाँ तो ये मैंने इसलिए दिया था कि भाई थोड़ा बहुत जो भी दिमाग में कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी कि कैपेसिटेंस क्या है, एक कैपेसिटर है ना, कितना चार्ज अपने अंदर, मतलब चार्ज छोड़ो कितनी चीजें वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे इन दोनों में कौन सी चीज सबसे ज्यादा चीजें स्टोर कर सकता है? तो तुम्हें दिख रहा होगा सर ये ज्यादा स्टोर करेगा। कैसे ज्यादा स्टोर करेगा? ये इसलिए ज्यादा स्टोर करेगा क्योंकि यहाँ पे जल्दी चार्ज टूटेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज आपका जल्दी टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सर
रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है, चार्ज डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्स हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स होगा आपके मॉलिक्यूल्स टूटने लग जाएंगे, चार्ज आपका टूटने लग जाएगा, और चार्ज टूटने लग जाएगा तो सच स्टोर कैसे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका चार्ज बड़े आराम से स्टोर हो सकता है। समझ गए इन बातों को? तो किसमें सर ज्यादा होगा? तो सर इसमें आपका ज्यादा स्टोर होगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल चार्ज हमारे टूट जाएंगे और इसमें हमारे चार्ज नहीं टूटेंगे, ठीक है। चलो, तो लिख सकते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगले उसमें लिख देता हूं, देखो नोट कर लिए थे? लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटल डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहली चीज तुम लोगों ने देखा ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, शेप साइज ज्योमेट्री ऑफ मेटल, शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ मेटल। देखो बच्चों, अभी इससे पहले जो मैंने तुम्हें ये बात कहा था ना, ये वाली जो बात मैंने कही कि सर जो कैपेसिटेंस है ना, यहाँ जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होगा, देखो मैं ढंग से इसलिए इस पे आ रहा हूँ क्योंकि सवाल इस पे बनते हैं और ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तुम्हें हो सकता है तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद हो, है ना, आगे कंफ्यूज हो जाओ कभी, इसलिए बता रहा हूँ। देखो पहले हमारे दिमाग में क्या होता है सर, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा, और सर जहां चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है वहां की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें यही तो लगता है, लेकिन आपको मैंने एक्चुअल फंडा इसलिए बताया कि तुम समझ पाओ कि सर जहां पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, क्या ज्यादा, कंफ्यूज हो गया, कम है या ज्यादा है, कम। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम है, मतलब आपको दिख रहा है कि कर्व नहीं है, ठीक है, कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, कम है, ठीक है। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम है वहां पे सर आपको, ठीक है, सही, बिल्कुल सही बात है, वहां चार्ज स्टोर हो जाएगा। और अगर चार्ज स्टोर आपका हो गया तो फिर उसके बाद की भी कहानी तो पता होनी चाहिए। अगर ज्यादा स्टोर हो गया तो सर वो ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रेक डाउन की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग की जो पहला जो पन्ना है ये बस इसीलिए मैंने आपको समझाया है ताकि तुम ये कभी बात ना भूलो, समझ गए। तो पहला पन्ना इसी चीज को लेकर के कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सर यहाँ तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, लॉजिकली यही सोचते हैं। लेकिन फंडा क्या है, फंडा एक्चुअली ये है कि सर ज्यादा होगा तो जल्दी टूटेगा, और टूटेगा तो ये सब कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, तो चार्ज स्टोर हुआ कहां, ठीक है, चार्ज तो फ्लो हो गया। लेकिन जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ज्यादा होगा वहां पे आराम से आप चार्ज को स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज ज्योमेट्री ऑफ मेटल। ये चीजें क्लियर हो गई, बाकी तुमको पता ही है। और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, चार्ज, हाँ लिख लो। अच्छा, एक तो सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है ना, सराउंडिंग जितना जल्दी कंडक्टिंग हो जाएगा हमें उतनी दिक्कत है, तो सराउंडिंग हमें ऐसा चाहिए कि जल्दी जो है कंडक्टिंग ना हो, इंसुलेटिंग, अच्छा इंसुलेटिंग हो, तो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, जल्दी ब्रेक डाउन ना हो भाई। तीसरी चीज अभी जो मैंने यहां पे लिखा या कह लो क्वेश्चन में जो दिया था कि अगर मेटल सरफेस आपका फ्लैट है तब तो बहुत सही है, कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन वही अगर शार्प हो जाता है, फ्लैट ना होकर के बिल्कुल शार्प है, जो मैंने दिखाया था आपको, तो वहां पे कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, घटेगा सर। क्यों घटेगा, मतलब आपको पता चल चुका है। चलो, और सराउंडिंग मीडियम की बात करूं तो यहां भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल हैं तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा, और अगर वो अनस्टेबल हैं तो भाई घटेगा। स्टेबल का मतलब स्ट्रांग होता है, इतना ध्यान रखना।
मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा, और अगर ये मॉलिक्यूल आपके वीक है तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस कैसे कैसे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हो गया यहां तक, नोट हो गया। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कैसे वेरी करेगा, है ना, उस चीज को समझो। आप कह लो कि सर हाँ, अब मेन तरीके से होता क्या है कैपेसिटेंस, क्या वैल्यू होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, उस बात को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज देखो, जो तुमने समझा सर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा आपके पास चार्ज होगा। तो Q इक्वल्स टू CV। C क्या है, कांस्टेंट है। C क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस कैपेसिटेंस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज यूनिट की बात कर लो। यूनिट क्या होगा इसका, कुल है फराडे, इसने तो रट्टा मार रखा है, कूलम पर वोल्ट, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फराडा। ठीक है, F से डिनोट करेंगे बच्चों। दूसरी बात, यूनिट डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन, अब रट्टू तोता नहीं बोल रही है, बोल M-1 L-2 T4 A2। और हाँ ये याद रखना 1 माइक्रोफराड है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आता है सुनने में, 10⁻⁻⁶ माइक्रो का पता ही तुम्हें। और नैनो का क्या होता है बच्चों, है ना, नैनो फराडे में लिख देना 10⁻⁹ फराडे। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी बच्चों, इतना ध्यान रखना, क्योंकि कैपेसिटी है, कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डन। चलो एक छोटा सा सवाल, ये सवाल तुमसे जेईई मेंस में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, बस ये सवाल इसीलिए है ताकि थोड़े फंडा खुले। देखो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, यहाँ 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। आपसे पूछा जा रहा है किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, विच हैव ग्रेटर कैपेसिटेंस। बोलो जल्दी, दोनों पे 10-10 वोल्ट है, दोनों पे वोल्टेज सेम है, बस खाली चार्ज अलग अलग हो गए। बताओ, हैं सेकंड वाले में, है ना सर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा स्टोर है, और चार्ज ज्यादा स्टोर है तो ऑफ कोर्स सी बात है C2 विल बी ग्रेटर देन C1। अच्छा ठीक है, ये तो बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे थे। अब मान लो यहीं पे मैं बात कर लूं, यहीं पे बात करते हैं, ये बड़ा सा एकदम है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल है वो 0.1 वोल्ट, और जो चार्ज स्टोर है वो है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और बिल्कुल एक छोटा सा है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल है मान लो 20 वोल्ट, और चार्ज है आपका 5 माइक्रोकूलम। बच्चों ये फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, बताओ किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। जैसे तुमने सोच के बता दिया, है ना, दोनों बिल्कुल यूनिफॉर्म थे, इनका सोच के बताओ, एक बहुत बड़ा सा है, एक बहुत छोटा सा है। फर्स्ट वाले पे कैपेसिटेंस, क्या लॉजिक है, अब मैं लॉजिक पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, है ना, ठीक है, फॉर्मूले पे मैं थोड़ा कम ही विश्वास रखता हूँ। हाँ, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है सर, टू स्टोर, तो स्टोर करने के लिए मुझे तो जगह ज्यादा चाहिए, जिसका जगह ज्यादा वो ज्यादा स्टोर करेगा, यानी कि पहला वाला
ज्यादा होगा। इतना बैठ के रेशियो लगाने लग जाओगे तब तो फिर दिक्कत है। ठीक है, लॉजिकली करो, सोचो कैपेसिटेंस है क्या। सर कैपेसिटेंस स्टोर है जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा सामान भरना है, यानी चार्ज भरना है, तो जो जिस पे ज्यादा जगह होगी उस पे ज्यादा चार्ज भराएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, स्फेरिकल कैपेसिटर, हाँ हेडिंग दो, चलो मैं यहाँ डिस्कस कर ही लेता हूँ। देखो बच्चों, कैपेसिटर जो है ना वो तीन तीन तरह का होता है। और ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है आपके पास, स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और तीसरा है आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में अब यहां पे मैं एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं देखो, इट इज द अरेंजमेंट of two or more conductor to store the charges and energy। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है सर, कंडक्टर्स का एक अरेंजमेंट है जो किस काम आता है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, अब जैसे मैं फैन की बात कर रहा था, तो फैन में देखो जो केमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो कैपेसिटर रहेगा ना तो उससे क्या होगा ना, स्विच ऑन किया तुरंत घूमने लग जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही अपने अंदर क्या कर रखा है, एनर्जी स्टोर, चार्ज स्टोर। तो जो एनर्जी उसके पास पहले से, वो तुरंत फटाफट एनर्जी दे देगा और पंखा स्विच ऑन करते ही घूमने लग जाएगा। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो फिर क्या होता है सर, तो फैन तो ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है, तो थोड़ा समय लगता है। जब तुम फैन ऑन किए हो तो उसके कुछ समय बाद तुम्हें ये पंखा घूमता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है बेसिकली सर, आराम से उसमें लगा दो, एनर्जी को स्टोर करके रखा है, चार्ज स्टोर करके रखा है, वो आराम से स्विच ऑन करते ही आपको घुमा के दिखा देगा। ठीक है, अच्छा तो अब पढ़ेंगे सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर। हेडिंग देंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, जो दो स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, उनका इस तरीके से हमने अरेंजमेंट लगाया है और मुझे यहाँ पे निकालना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। अब ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग मुझे करके बताओ एक स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। ठीक है, चलो निकाल के बताओ। कुछ भी हाँ, चार्ज अपने मन से ले लो, क्यों ले लो। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आ चुका है कैपेसिटेंस का, दैट इज Q इक्वल्स टू CV, है ना। Q इक्वल्स टू क्या होता है सर, C अपॉन V। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल मेटल या स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है, तो Q अपॉन में KQ अपॉन में बच्चों KQ अपॉन में R। कुछ उल्टा हो गया क्या, अच्छा फॉर्मूला ही मैंने उल्टा लिख दिया। Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। ठीक, तो Q इंटू R ऊपर आ जाएगा, KQ आपका नीचे आ जाएगा, तो Q से Q कट गया और फॉर्मूला आपके पास फाइनली आ गया C इक्वल्स टू R अपॉन K। मैं तो कहूंगा यही फॉर्मूला याद रखो, ये ज्यादा बेहतर है, C इक्वल्स टू R बाई K। हालांकि तुम इसको तोड़ोगे तो ये निकल के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको भी याद रखने में कोई बुराई नहीं है, बस R अपॉन के ज्यादा जल्दी याद हो जाता है और इस R अपॉन के का तुम्हें आगे जाके एक अच्छा सा मतलब ही पता चलेगा। ठीक है, जब मैं डाइलेक्ट्रिक वगैरह का और भी लेके आऊंगा
कहूँगा कि भाई बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड या बैटरी कीप अवे, तो वहाँ पे ये चीज़ें और ढंग से समझ में आएगी तुम्हें। तो कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर बाई के हो जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस आपका निकल क्या है, इसको ढंग से देखो, क्या ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो सर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट मतलब कि मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके आसपास का मीडियम कैसा है, ठीक है। तो यानी कि सर ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। यहीं से उठाओ किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, तो कहोगे सर सराउंडिंग मीडियम। अब यहां पे देखो सराउंडिंग मीडियम जैसे मैं लिख रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, उसके लिए हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू आर फॉर एनी मीडियम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू आर। अच्छा, इसका मतलब कि जितना अच्छा आपका सराउंडिंग होगा, मतलब जितना ज्यादा डेंस सराउंडिंग होगा, उतना बेहतर कैपेसिटेंस होगा, क्या है ना। क्योंकि सर ई आर क्या होता है, ई आर आपका जैसे वाटर, वाटर के लिए क्या होगा 80 होगा, एयर के लिए क्या हम लोग लगभग लगभग 1 मान लेते हैं। तो एयर में कैपेसिटेंस जो है आपका लगभग कम होगा कंपेयर टू वाटर, समझ गए, कंपेयर टू वाटर। अब इसके पीछे का भी रीजन अब तुम मेरे पहले वाले स्लाइड से समझ सकते हो, जहां मैंने बताया कि सर कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज को स्टोर करना। चार्ज स्टोर करने में दिक्कत कहां आती है सर, जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ज्यादा हो जाए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जहां ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ज्यादा होगी तो इंसुलेटिंग मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देगी। अब अगर वाटर में कहानी यही रिपीट होती है, लेकिन वाटर में क्या उतनी आसानी से टूटेगा, बताओ। नहीं सर, वाटर में इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा सर, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कह लो कि अगर वाटर है तो वाटर में आपका और बढ़ेगा, और एयर है तो एयर में घटेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना। चलो लिखना क्या है, इस फॉर्मूले से तुम समझ गए। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अगला बात में क्या कह रहा था, एनर्जी। एनर्जी किसी का भी अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे। अच्छा, एक और चीज दिख रहा है, रेडियस, है ना। रेडियस पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, किसी भी मेटल के लिए बात कर लेते हैं, एनर्जी फॉर मेटल। ये सबके लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि स्फेरिकली चाहिए, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस का जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये स्फेरिकल के लिए वैलिड है, ठीक है। और वो हम किसी भी मेटल, किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो किसी भी मेटल या कैपेसिटर कंडक्टर के लिए जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, क्या तुम लोग थोड़ा बहुत सोच पाएगा। अच्छा, तुमने जो कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, क्या लॉजिक था तुम्हारा, क्या लॉजिक क्या था सर। लॉजिक कुछ भी नहीं था, मुझे याद था, मैंने बोल दिया है, यही बात है। लॉजिक कुछ भी नहीं था, मुझे याद था तो मैंने बोल दिया है। ई का फॉर्मूला याद था। देखो दो रास्ते हमारे पास आते हैं। पहले तो हम लोग ये सोचते हैं सर ठीक है मुझे एनर्जी निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ एनर्जी डेंसिटी के थ्रू निकाल लूंगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी तो पता ही है, याद है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी कितना होता है सर, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर आपको पूरा ही निकालना है तो आप एक काम कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। ये तो एनर्जी डेंसिटी है, तो एक काम करना यहाँ से डीवीवी लगा दो, ठीक है। तो आपका एनर्जी निकल के आ जाएगा कि सर U इक्वल्स टू, ये तो एनर्जी डेंसिटी है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ डीवी मल्टीप्लाई किया, तो U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी, ठीक। ये फॉर्मूला याद था ना तुम लोगों को, मैं लिख भी देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, चलो जब पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि अब इसका वॉल्यूम कैसा होगा, तुम कैसे पता करोगे, वॉल्यूम कैसा होगा ये कैसे पता करोगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो
तो अगर तुम्हें वॉल्यूम नहीं पता है तो ये निकालना तो बहुत मुश्किल है, इसके अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते हो। फिर मैंने डिस्कस क्यों किया, मैंने इसलिए डिस्कस किया कि मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा फिगर मिलता है जिसका वॉल्यूम तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसको यूज कर लेना, है ना। अच्छा, ऐसे फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा, तो जुगाड़ सुनो, जुगाड़ क्या, एक काम करते हैं, हम ना वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एनी एक्सटर्नल वर्क डन, किस चीज का सर, किसी भी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे इस कंडक्टर में लाने में, क्योंकि फिर हम यही बात कहेंगे ना कि सर वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू इनसाइड, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ मेटल या ऑन अ सरफेस ऑफ अ मेटल, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, ठीक है। तो सर उसके लिए जो फॉर्मूला है आपका वर्क डन एक्सटर्नल इज ऑफ कोर्स Q इंटू वी, ठीक है। आप कहोगे सर पोटेंशियल, अब तो यहां फंस जाओगे, सर पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो पोटेंशियल तो लिखना हमें आता है, पोटेंशियल तो लिखना हमें आता है, कैसे लिखेंगे बच्चों पोटेंशियल, सर Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, ठीक है, ये कितना हो जाएगा Q बाई C। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है इसके लिए ये कांस्टेंट है क्या, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कांस्टेंट है क्या, कहोगे हाँ सर कांस्टेंट ही तो है, तो यहाँ पे आपका वर्क डन एक्सटर्नल कितना निकल के आ गया, सर वर्क एक्सटर्नल निकल के आ गया Q स्क्वायर बाई C, यही होगा, टू कहाँ छूट गया हमारा, अच्छा मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, अच्छा अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं किया इस वजह से Q हमारा छूट गया, तो इंटीग्रेशन के लिए तो फिर मुझे इस चार्ज को भी छोटा लेना पड़ेगा, ठीक, तो V इंटू डी क्यू, अच्छा हाँ ठीक है, मैं दूर से लेके जा रहा हूं, तो V डी क्यू जीरो से लेकर के Q तक, इसको लिख रहे हैं Q अपॉन C इंटू डी क्यू, जीरो से लेके Q तक, फाइनली आपका फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर बाई, एक काम करो ना Q कैपिटल तरीके से लिख लो, चलो Q स्क्वायर बाई 2C, तो ये आपका निकल के आ गया वर्क डन। और अब हमें पता है सर ये जो आपका वर्क डन निकल के आया है Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब तुम वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, पोटेंशियल के टर्म्स में लिख लो, कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, ज्यादातर यही फॉर्मूला हमारे काम आता है, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, और जिसके टर्म में भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इसे हम लोग सेल्फ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग सेल्फ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, क्या ये सेल्फ एनर्जी तो हुआ बच्चों, इस बात को फील कर पा रहे हो कि हाँ सर ये सेल्फ एनर्जी है, ठीक है। चलो चलो यहां तक तो क्लियर हो गया तुम्हें, अच्छा एक फॉर्मूला और लिख लो, हाफ QV, यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप स्फेयर के लिए भी लिख सकते हो, स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा सर, स्फेयर के लिए U है आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C, और स्फेयर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है आपका U Q स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू K इंटू R, रेसिप्रोकल है R और K, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाता है KQ स्क्वायर अपॉन में 2R, ठीक है, ठीक है। अब चलो एक छोटा सा सवाल करके ना फिर आगे बढ़ेंगे, चलो सवाल क्या हेडिंग दे दो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर,
शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर। बच्चों ये कोई सा भी एक रैंडम फिगर है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इधर आ गया। इनिशियली इस पे चार्ज Q1 था, इस पे इनिशियली चार्ज Q2 था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल आपका V2 था। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अच्छा कैपेसिटेंस भी कह देता हूँ, कैपेसिटेंस मान लो इसका C1 और इसका कैपेसिटेंस मान लो क्या था, C2 था। ये एक तरीके से पहले मैं आपको टास्क भी दूंगा, है ना, उसके बाद फिर आगे बातें होंगी। तो सबसे पहली चीज सर, चार्ज जो है कब तक फ्लो होगा? गुड वन सर, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सर जब दोनों का पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा, यानी कि कोई पोटेंशियल V कॉमन है ना, जब तक इनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, जब तक इनका V कॉमन ना आ जाए, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल सेम होने के बाद कितना कितना चार्ज फ्लो हुआ, मान लो इस पे Q1 चार्ज आ गया, इस पे मान लो Q2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये Q1 कितना होगा, ये Q2 कितना होगा और ये V कॉमन कितना होगा, ठीक है। सोच के बता सकते हो, सोचो और बताओ। तुम्हारे दो चीज है, दो चीजें निकालनी है, उस हिसाब से इक्वेशन बनाओ। एक हिंट दे देता हूं, चार्ज को निकालने के लिए तुम्हें जरूर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हो सकता है जरूरत पड़े, क्योंकि भाई चार्ज बिफोर और चार्ज आफ्टर दोनों क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, सॉरी क्वांटाइज कह रहा था मैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। तो बिफोर कंडक्शन और आफ्टर कंडक्शन दोनों में क्या होगा, सेम ही रहेगा। चलो निकालो जरा। सिंपल सा तरीका मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप चार्ज कंजर्वेशन का यूज कर लेंगे। Q1 प्लस Q2 जो आफ्टर है, Q1 प्लस Q2 विल इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। अब Q1 आप C और V के टर्म्स में क्या लिखोगे सर, C1 इंटू V कॉमन प्लस C1 इंटू V कॉमन, V कॉमन को मैं VC लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ Q1 क्या होगा सर, C1 V1, Q2 क्या होगा, C2 V2। यहां से आप V कॉमन को कॉमन निकाल लोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। जो आपका पोटेंशियल कॉमन है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती, कितनी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। ये जो सर इनिशियली चार्ज आपका Q1 था, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस Q इज ऑफ कोर्स C इंटू V1, सॉरी C1 इंटू V, दैट V कॉमन। तो Q1 आ गया आपका C1, V कॉमन क्या है आपका सर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट Q1 विल इक्वल्स टू C1 अपॉन में C1 प्लस C2। मान लेते हैं पोटेंशियल आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख देना Q1 प्लस Q2, ये आपका Q1 हो गया। दोनों वैल्यू आप याद रख सकते हो। सेम फॉर Q2, Q2 इज ऑल्सो C2 अपॉन में C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2, है ना, ऑल्सो C2 C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। दोनों बातें तुम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलो यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा ही दिया है, तो पूछ ही लेता हूं कुछ बातें इसमें। चलो मुझे हीट जो है ना, हीट निकाल के बताओ सर, यहां पे कितना हीट लॉस होगा, ये निकाल के बताओ। रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मुझे हीट बताओ, हीट कितना होगा। चार्ज फ्लो हो रहा है तो हीट कितना होगा, देखो मैंने कहा मुझे हीट बताओ कि हीट कितना होगा। तो हीट का फॉर्मूला तुमने बिल्कुल सही सोचा सर। हीट जो है, आप एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लो, आपको हीट डिसिपेट आ जाएगा। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं किसी एक कंडक्टर का बात थोड़ी करूंगा, जब भी करूंगा पूरे सिस्टम का बात करूंगा, तभी तो मुझे हीट का पता चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये इनिशियल हो गया, इसमें माइनस करोगे फाइनल, हाफ C1 V
कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहां से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर होगा हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम गलत हो। दिस इज हीट डिसिपिएट। ध्यान रखना, वैसे मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम ये फॉर्मूला याद करो, नहीं भी याद है तो देखो वैल्यू अगर तुम्हें पता है ना यू इनिशियल माइनस यू फाइनल तो मुझसे निकाल लेना। ठीक है, लेकिन अगर इसे याद रखो तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, एक सवाल हो जाए इसी के बेसिस पे, जब ये बता ही दिया है तो एक सवाल भी हो जाए। बढ़िया, नोट कर रहे हो? कर लिया। बच्चों ये 80 माइक्रोकूलम है, यहां लगा एक रेजिस्टेंस और ये है 40 माइक्रोकूलम। इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। आपसे बताना है फाइंड, तीन चीजें पूछ लेता हूं। सबसे पहला फाइंड क्या निकालोगे? फाइनल कॉमन पोटेंशियल। फाइनल कॉमन पोटेंशियल। दूसरा क्या निकालोगे? चार्ज ऑन ईच मेटल। फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज ऑन ईच मेटल। और तीसरा तुम्हें पता ही है, क्या निकालोगे? हीट डिसिपिएटेड। चलिए ये तीन चीज आप निकाल के बताइए। आप तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पहले ऐसा दिया है तुमने। देखो कई बार ना ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं कि सर सवाल ही गलत है, जो आपने सवाल पूछा है वो सवाल ही गलत है। ये तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए। तुम जरा एक बार देखो यहाँ क्यों चार्ज का फ्लो होगा? सर यहाँ 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है इसके कंपेयर में, और चार्ज क्या है? कम है। और यहाँ देखो, तो मुझे तो पहले शक हो जाता कुछ तो गड़बड़ है। पोटेंशियल भी है, चार्ज भी है, और दोनों का रेशियो क्या है? इक्वली तो आ रहा है। देखो Q1 बाई C1, Q1 बाई Q2 जो है सेम ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा ऐसे? तो फिर तो ऐसे हमेशा पहले चेक कर लेना। क्या चेक करना है तुम्हें? Q इक्वल्स टू CV होता है ना बच्चों, तो Q1 बाई C1 Q2 बाई C2 के इक्वल तो नहीं है, या फिर ऐसा Q1 बाई Q2 और C1 बाई C2 आपस में इक्वल तो नहीं है। अगर Q1 बाई Q2 और C1 बाई C2 आपस में इक्वल है तो किसी तरह का चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अरे पोटेंशियल सेम ही तो लिखा है मैंने। ठीक है, किसी तरह का कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो सर तो एक काम करो, इसको अब रख लो 60 माइक्रोकूलम, इसको रख दो 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, और एक काम करो, कैपेसिटेंस इसका मैंने कितना कहा तुम्हें? 6। इसका 6 माइक्रोफराडे ले लो, और इसका कितना लोगे? 3 माइक्रोफराडे लेना। चलो अब कर लो जरा, अब बता दो, अब तो आसान हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है। फाइनल कॉमन पोटेंशियल तो आपका वही आएगा, कितना आ रहा था? 40/3। और इच में कितना आ जाएगा? इस वाले में 80, पहले वाले में 80 और दूसरे वाले में 40।
और हीट डिसिपेटेड कितना निकल गया? 100 माइक्रो कूलम, कूलम नहीं जूल। ठीक है, ठीक। चलो इसके बाद तुम लोग हेडिंग दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक काम करो, इसको हेडिंग देके छोड़ दो, अगली क्लास में करेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तुम्हारा काम ये हो सकता है कि तुम इसका सी का वैल्यू निकाल के रख दो। खैर तुम्हें पता ही है, निकाल ही दोगे सर, कितना होता है बस, है ना। काम करेंगे इसके ऊपर भी, अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।